हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछले क्लास में किया था कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जो पहले हमने क्वेश्चन कवर अप करने थे वो हमने किए थे, जो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करता है जो हमारे सिलेबस में है EMRS के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच आई सेड कि मैं बुक से लूँगी, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन। ये चैप्टर का नाम है वैसे 10th का, लेकिन मेनली जो पूछा गया है, जो सिलेबस में मेंशन था, हम उन्हीं टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। सो without wasting time, let's get started. The first question is, define the following terms in relation to the spherical mirror: center of curvature, principal axis, principal focus and focal length. ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें पूछी कि स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, और एस्टेब्लिश करने की रिलेशनशिप बताना हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में फॉर द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो हम आंसर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। इस सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, लाइक अगर हमारे पास ये और इस टाइप का अगर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे पड़े, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसी भी होलो स्फीयर का। अगर इसको हम बनाएं तो स्फीयर बन जाएगा ना। तो ये होलो स्फीयर का वो सेंटर है जिसमें जो स्फेरिकल मिरर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट को फॉर्म करता है। इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द मिरर इटसेल्फ बट एट द डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द पोल। पोल किसको बोलेंगे? पोल हम बोलेंगे इस पॉइंट को। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे पास रखिए, पोल हम इस पॉइंट को बोलेंगे। लेट मी मार्क विद अदर कलर, जो यहाँ पे पॉइंट हो रहा है इसके सेंटर में, ये क्या होगी? हमारा पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो ये पूरी लाइन जो हमने ड्रॉ करें ना, स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर हमारा कर्वेचर भी आएगा, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस भी आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ पे फोकस आएगा, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। इट सर्व एज अ रेफरेंस फॉर मेजरिंग द ओरिएंटेशन और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मेन रेफरेंस हम किस तरीके से यूज करेंगे कि ओरिएंटेशन को मेजर करने में और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करने में। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं। ये फोकस है हमारा, ये हमारा फोकस है और यहाँ पे हमारा है पोल। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल क्या होगा? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये बीच वाला, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम की है। रिलेशनशिप बताना है आर और एफ, आर और एफ। ठीक है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलेंगे कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? जो ये डिस्टेंस होगा ना हमारे पास, नेगेटिव है, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से इसके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? मिरर की, मतलब रेडियस मानो तो उसको क्या कहेंगे? आर, और स्फेरिकल मिरर की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? द फोकल लेंथ इज एक्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैथमेटिकली इसको किस तरीके से लिखेंगे? एफ है वो इक्वल्स टू r/2 हो जाएगा। तो रेडियस क्या होगी? मतलब हमारा वो कर्वेचर की रेडियस क्या होगी? 2f। अब इसको ये डायग्राम यहाँ पे लाना, ये फोकस पे चला होता है। कनकेव मिरर में जो हमारा फोकस है वो ये रहा, पोल यहाँ पे रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड होगा ये डिस्टेंस था। ये फोकल लेंथ है हमारी, ये फोकल लेंथ होगी और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भाई कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। किस तरीके से बोला गया है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? जैसे यहाँ जितनी भी रेज मिरर के ऊपर पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से जाएंगी। ठीक है, फोकस से पास होंगे जो इन्फिनिटी से आ रही है। अब यहाँ से भी इन्फिनिटी से जो भी आ रही है कॉन्वेक्स मिरर पे वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिसका अगर हम ऐसे देखें तो ये कहाँ पे इधर फोकस में जाकर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट होल्ड अ कॉनकेव मिरर
एक स्टूडेंट के पास कनकेव मिरर ले रखा है जो उसने सन के टुवर्ड्स कर रखा है, और सनलाइट को वो फोकस कर रहा है किसी स्मॉल पीस ऑफ पेपर के ऊपर। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पेपर स्टार्ट टू बर्न और उसमें होल भी क्रिएट हो जाता है। ये पेपर में फायर क्यों कैच गई, ये आंसर करना है। इसके पीछे आंसर क्या है कि सन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो मतलब जो रेज होंगी हमारे कनकेव मिरर पे वो पैरेलली आएंगी पूरा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आएंगी, जैसे हमने अभी डायग्राम देखा पैरेलल आएंगी, तो वो सब रेज फोकस से ज़रूर पास आएंगी, ठीक है। तो फोकस से पास आएंगे तो देयर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द रेज, जिससे क्या होगा कि आप लेंस को आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो एक जगह ऐसा होगा कि ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। दैट मीन्स कि वो एक फोकल लेंथ है, उसका फोकस पॉइंट जनरेट हो गया है सन का लेंस से, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे ये फायर कैच होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। मिरर और पेपर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, जो हमने अभी तो बताया है कि वो क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब इन्होंने पूछा है अगला क्वेश्चन पार्ट, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर की वो 30 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मिरर वॉज द पेपर हेल्ड। अब पेपर का बताना मतलब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि रेडियस इज इक्वल्स टू क्या, मतलब क्या पढ़ा है बताओ, रेडियस इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे f इज इक्वल्स टू r/2, इस फॉर्मूले में हम हमारी वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जो पेपर की डिस्टेंस है दैट टेल्स द फोकल लेंथ। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है इस रिलेशनशिप से कि जो फोकस है वो ऑलवेज लाइज हाफ वे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। Now coming to the next question, describe the nature, position and relative size of the image formed by a concave mirror when the object is naked, ठीक है। तो इसमें नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज बताना है हमारे इमेज का, कॉन्केव मिरर लिया हुआ है। तो जब अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन 3 कंडीशन में बताएंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें, तीसरा पोल और फोकस के बीच में रखें, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि वर्चुअल इमेज जो फॉर्म हुई है इन सब केस में किस में हुई है वो और क्यों हुई है, ये एक्सप्लेन करना है। तो अब कनकेव मिरर की सारे टाइप से देख लेते हैं कि हम किस पोजीशन पे अगर रखेंगे तो किस तरीके की इमेज बनेगी। अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब इमेज में अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है, जैसे कि अगर हमारी इमेज यहाँ पे इन्फिनिटी समझ लो, यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, ठीक, तो यहाँ से रेज आएंगी पैरेलल आएंगी सारी, तो वो कहाँ पे आएंगी, फोकस पे जाके अडेयर हो जाएगी, सारे एक्यूमुलेट कन्वर्ज हो जाएंगे। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी बिल्कुल। सेकेंड हम देखें, अगर बियॉन्ड सी, अगर हमारी ऑब्जेक्ट सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, तो अगर रे पास होगी लाइट रे, तो हमारा ऑब्जेक्ट का बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में, दैट इज कॉल्ड ये। यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट बन रही है जो कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड, मतलब कि हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। अगला है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी जो कि रियल होगी, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज होगा। मेनली इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्योंकि सब सेम साइज की नहीं होती, सब डिमिनिश्ड होती हैं, कहते हैं एनलार्ज होती हैं। अगला अगर हम देखें तो जब हमारी ऑब्जेक्ट है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो वो बियॉन्ड सी बन जाएगी, ओवर हियर, ये यहाँ पे लिखा रखा है, तो ये मान लो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये हमारा इन दोनों के बीच में, हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि सी और एफ के बीच में है हमारी इमेज नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सी बियॉन्ड सी बनेगी, जो हमारे सी से इधर, जो कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज, दैट साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। अगला कंडीशन है हमारी, अगर फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी, जो कि काफ़ी हाईली एनलार्ज हो, बिटवीन इसके बिटवीन पोल और फोकस के बीच में अगर हम रखेंगे, दैट इज फोकस हियर, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी, यहाँ पे सी से लिखा हुआ इमेज के नेक्स्ट है जहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
तो यहाँ से अगर लाइट रेज पास होंगी तो फोकस से क्रॉस कर देंगे। तो इन दोनों का अगर हम ऐसे रोटेट वर्चुअल इमेज जनरेट करेंगे तो हमारी इस तरीके से हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी, विच इज एनलार्ज्ड इरेक्ट होगी। लेकिन ये कंडीशन भी याद रखनी है क्योंकि इसमें इरेक्ट इमेज जनरेट हो रही है। काफ़ी मैसेज डायग्राम हो गया, बट सेकेंड समझ पा गया होगा सभी को। ये वाली इमेज गलत है तो इसका रेफरेंस नहीं दे, एनसीईआरटी के चीज़ को क्लियर करना। बस मैंने आपको समझा दिया है सम सॉर्ट ऑफ। अगर इमेज फॉर्म ये जो सी पॉइंट दिया हुआ ना यहाँ पे बनी हुई थी, तो यहाँ से अगर रेज आ रही हैं तो वो फोकस से पास होंगी एज पर द क्राइटेरिया इन्फिनिटी के अगर आएंगी तो, चाहे वो कोई भी मिरर हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हमने देख ली। तो सब कंडीशन को देख के सब में रियल इन्वर्टेड इमेजेस हैं। ये सब तो आप सब नोटिस कर रहे हैं कि सब में इमेजेस रियल और इन्वर्टेड ही बनी हुई हैं। बस किसको छोड़ के, जो हमारे पोल और फोकस के बीच में जो इमेज है उसको छोड़ के बाकी सब में हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। बाकी साइज़ आपको याद करना पड़ेगा सबको। तो साइज़ कितने क्या है, इसमें एनलार्ज्ड है, एक लाइक 3 सिचुएशन में एनलार्ज्ड है और 3 में छोटी है हमारी ऑब्जेक्ट इमेज है। अगला है इसी क्वेश्चन का पार्ट कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बिटवीन द फोकस और पोल जो हमने भी पढ़ा उसमें क्या कैसी इमेज बन रही है हमारी, वर्चुअल और इरेक्ट। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कर रखते हैं तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज की बन रही है, जो हमने अभी इंपॉर्टेंट कहा था। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि एक्सप्लेन करो कि वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होती है इनमें से किसी एक कंडीशन, तो किस कंडीशन में हुई है जब इस वाली कंडीशन। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इज ओनली फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन द फोकल पॉइंट, बिकॉज इस दौरान क्या होता है जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली डाइवर्ज हो जाती है और इंटरसेक्ट करती हैं व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड। तो वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो बैकवर्ड ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगी वर्चुअल इमेज बनेगी और हमारी एनलार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई आर कनकेव मिरर्स यूज्ड बाय डेंटिस्ट और सेविंग के लिए। वाइल जो कन्वेक्स मिरर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में। तो हमें बताना है कि एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रिंसिपल कि इनको चूज़ क्यों किया गया है, इसके पीछे प्रिंसिपल बताओ वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन और फील्ड ऑफ व्यू के बेसिस पे। तो चॉइस हुई है मिरर की प्रोफेशनली, तो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग मिरर्स की चॉइस की गई है बेस्ड ऑन द क्वालिटीज ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिरर। तो अगर डेंटिस्ट और शेविंग मिरर में देखें तो क्या होता है कि कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो डेंटिस्ट होते हैं उनको मैग्नीफाई करके हमारे टीथ देखने होते हैं और जो अपराइट और क्लियर इमेज दिखे पेशेंट्स के टीथ की, तो उसमें क्या होगा व्हेन द टूथ इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कनकेव मिरर, स्पेशली बिटवीन द, जो हमने अभी पढ़ा, तो इमेज कैसी होगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज में, जिससे आप काफ़ी क्लियरिटी से जो डॉक्टर है वो आपके टूथ को देख पाएगा कि क्या कंडीशन है, टूथ की कैविटीज़ कितनी है कितनी नहीं, उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए या सर्जरी के दौरान। दिस अलाउज द डेंटिस्ट टू ऑब्जर्व फाइन डिटेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि हम प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर से नहीं ऑब्जर्व कर सकते। रियर व्यू मिरर में देखें तो जो व्हीकल के रियर व्यू मिरर होता है उसको एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखना होता है, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो जो रियर व्यू मिरर होगा उसमें अगर आपका प्लेन मिरर भी होगा तो ऑब्जेक्ट एकदम जब पास आ जाएगी तभी पता चलेगा, और कनकेव में तो बिल्कुल ही जब बिल्कुल पास आ जाएगी तब आपको इमेज ऑब्जर्व होगी, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए कि भाई पीछे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन कितना पास है ट्रैफिक, इस चीज़ का आइडिया लग जाता है। इसलिए क्या होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज को लेने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं रियर व्यू में। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज इन द मिरर, क्योंकि इमेज है हमारी वो डिमिनिश्ड स्मॉलर बन जाती है उनके रियल साइज से, तो इससे क्या होता है कि वो इजीली तो फिट हो जाती है हमारे जो फील्ड व्यू है मिरर का, तो जो कि पॉसिबल नहीं है प्लेन मिरर और कनकेव मिरर में। तो इट इज़ क्रूशियल फॉर द ड्राइवर सेफ्टी, इसी वजह से। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर हम पेपर में अटैम्प्ट करते टाइम आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, और ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से पॉइंटर्स भी बना सकते हो फर्दर। आप इसमें डायग्राम भी शो कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें यूज़ किया है। जैसे आप टॉर्चेस देखें, टॉर्चेस में हाई बीम, हमें पावरफुल बीम, पैरेलल बीम्स फोकस करती है,
जो लाइट फेज में होते हैं, तो इसमें कनकेव कन्वर्जिंग लाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करके कनकेव मिरर यूज़ होता है, डेंटिस्ट हमारे यूज़ करते हैं, ठीक है। और कनकेव के अलावा ये जो सोलर फर्नेस होते हैं, लाइक एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट या मिरर ले लिया जाता है जिसके एक प्रॉपर फोकल लेंथ के और पोल के बीच में कंटेनर को रखने की जगह क्रिएट कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि सन की जो लाइट है वो उसके ऊपर फोकस होकर और कंसंट्रेट होने पे खाना कुक करने के लिए सोलर फर्नेसेस यूज़ किए जाते हैं। कन्वेक्स का कंडीशन देखें, डाइवर्जिंग तो रियर व्यू में मिरर में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे इरेक्ट और अपराइट इमेज बनती है एकदम, ठीक है, और वाइटर व्यू होता है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द फिनोमेनन। आप लोगों को बीच में पॉज करके, अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको क्वेश्चन तो डायरेक्टली मिल रहे हैं, इसको पॉज करके आप खुद राइट करके देखो पहले, और फिर क्रॉस चेक कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो पूरी देख, मतलब हर एक चीज़ डिटेलिंग में मेंशन करें। दैट इज़ फॉर जो एकदम रिविजन करना चाहते हैं या गो थ्रू करना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से सिलेबस गो थ्रू हो जाए क्वेश्चंस के वाया, है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इट्स मच मोर हेल्पफुल कि आप किसी भी कंटेंट को रीड आउट करें या लर्न करें, मतलब तो बेटर मुझे ये लगा। दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक कि ऐसा कंटेंट भी हमें अवेलेबल होना चाहिए, जो कि मुझे किसी चैनल पर नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन व्हाई द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट लेटरली डिस्प्लेस्ड। इसमें क्या कंडीशन थी हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी से, ठीक है। क्या है, अब मेनली ये परफॉर्म कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक वाइट शीट लेनी, लाइक ये वाइट शीट है हमारी, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब रखेंगे। ग्लास स्लैब क्या होता है, क्यूबॉइड ग्लास का पीस होता है जो कि हम प्लेस करेंगे पेपर के ऊपर, और फिर उसकी मार्जिन्स को ड्रॉ कर देंगे शीट के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम 2 नेल इसके ऊपर, इसके पास में पेपर के ऊपर पिन अप कर देते हैं, और फिर आप इसके अपोजिट साइड यहाँ से इसको व्यू करोगे, पेन डाउन होके ये आँख है, ठीक है। यहाँ से अगर आप व्यू करते हो ठीक है, शीट बनाने के लिए दोबारा, अगर हम लोग इतना तो समझ गए ना कि ये वाइट शीट है, इसके ऊपर हमने ये ग्लास स्लैब रखा जो रेड कलर का बॉक्स है, इसके साइड में 2 नेल कर रखे हैं एम्बेड, जो ये यहाँ पे मेंशन है एफ एंड ई, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जहाँ पे हमें उनके स्ट्रेट लाइन में जो हमें दिखेंगे ना पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंगली हम इधर 2 पिन्स और ड्रॉ कर देंगे उनसे, लाइक जहाँ पे आपका व्यू दिखे वहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद ग्लास स्लैब को रिमूव कर दिया जाता है। फिर अगर स्केल से लाइन बनाई जाए तो देयर इज द एंगल ऑफ, ये एंगल जनरेट होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में है ये एंगल क्रिएट हो जाएगा हमारी, ये जी पॉइंट रहा जो हम बेंट होके ऑब्जर्व करने पे जो हमें दिखेगा। तो क्या हम इसका आंसर किस तरीके से करेंगे, व्हेन लाइट एंटर्स द ग्लास स्लैब। अब ऐसा हुआ क्यों, ये स्लाइट डिफरेंस आया क्यों यहाँ पे, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि एयर में अलग मटेरियल है लाइट को पास होने के लिए, और ग्लास के थ्रू अलग मटेरियल है लाइट को पास होने के लिए। तो जो विजिबिलिटी है इनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है, जिससे क्या होता है हमें ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जर्व करने में स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं, बट व्हेन वी सी नॉर्मली तो हमें पता चलता है कि यहाँ से कितना रिफ्रैक्शन हुआ है। व्हेन लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर स्लैब इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। हमारी नॉर्मल क्या है, इसकी टुवर्ड्स जो हमारी ये रहा, यानी स्ट्रेट चाहिए थी हमारी नॉर्मल ये लाइन है। नॉर्मल ये लाइन होने के बाद क्या है कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल टू द इंसिडेंट, जो इमर्जेंट रे होगी हमारी ये वाली, ये इससे पैरेलल तो रहेगी लेकिन, ठीक है, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एट द अपोजिट पैरेलल एयर ग्लास एंड ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई फिर वापस से एयर में आई, तो जो ये इंटरफेस चेंज हुआ है इनका एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है दोनों में वो इक्वल और अपोजिट हो जाएगी, इसीलिए वो पैरेलल आ जाती है, राइट। ये अंडरस्टैंड करें कि जो चेंज हुआ, लाइक मीडियम तो वापस से यहाँ पे जब रे बाहर निकली, तो यहाँ से जब रे बाहर निकलने पे क्या होगा कि इट ट्रेवल्स इन द सेम एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो ट्रैवल करेगी, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी है, तो
तो ये वापस से उसी एंगल पे मूव करने लगेगा। दैट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट इंटरफेस होने के लिए। द रे अंडरगोस ए साइडवर्ड शिफ्ट कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और जो ये गैप होगा ना इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं इसको क्वेश्चन में से। डिफाइन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्शन एंड द स्टेट्स ऑफ टू लॉ क्या होता है। इसके रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन डिफाइन करना है, और जो दो लॉ जो इसको गवर्न करते हैं, जो इसके रिफ्रैक्शन जिसके बेसिस पे चलता है, वो लॉ एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन करनी है हमें टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एंड प्रोवाइड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम एयर ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम के अंदर हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्शन को अगर डिफाइन करें तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी के डिफरेंस हो जाने की वजह से जो बेंडिंग होती है लाइट रे में, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि ये होता क्यों है? जो बेंडिंग ऑफ रे होता है वो होता क्यों है? क्योंकि जो डिफरेंट मीडियाज होते हैं उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की भी स्पीड ऑफ लाइट है वो भी वेरी कर जाता है। इस वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो जाता है और मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम, क्योंकि उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे लाई करती है, जैसे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होती है उसी तरीके से। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट। फॉर्मूला क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर है, वो कांस्टेंट है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो में रहता है, इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेंगे दोनों अगर रेशियो में है तो। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, कोई भी हमारे पास दो मीडिया दिए हुए हैं, उनके जो उनका पेयर में अगर देखें तो ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। फॉर पर्टिकुलर कलर भी डिपेंड करता है इसमें, कोई भी गिवन कलर ऑफ लाइट है उसके बेसिस पे। और जो ये कांस्टेंट है ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, और जो हम स्पेसिफिक मीडियम ले रहे हैं उसमें। तो इसकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि दोनों में अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ये किसी कोई डायमेंशन नहीं होती। रिप्रेजेंटेड एज एन c by v, c is equals to speed of light and v is the speed of light in the specific medium। न्यूमेरिकल हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लाइक 1.5, स्पीड ऑफ लाइट मेंशन की गई है, तो आप इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे, इस वाले फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे हमारे पास क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अपॉन में ये वाला फॉर्मूला, सॉरी नॉर्मल फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे? c/n, 3 × में 10 की पावर 8 कर देंगे अपॉन में 1.5 कर देंगे। तो क्या आएगा सॉल्व होके? आंसर विल बी 2 × में 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द स्पीड ऑफ लाइट। फॉर्मूले याद रखना है प्लीज़, इनके मैंने फॉर्मूले की अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं फॉर्मूले की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको लास्ट में, तो आपको रिवीजन करने के लिए। बाकी अभी जो भी है, अगर इफ़ यू वांट कि मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन बुकलेट भी प्रोवाइड कर दूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जाती है। तो हाउ दिस रिलेट टू द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे अभी हमने रेक्टेंगुलर स्लैब में पढ़ा तो उसमें नॉर्मल केस टुवर्ड्स बेंड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बोलना है कि
कि किस तरीके से जो बेंडिंग ऑफ लाइट है टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है वो एक्सप्लेन करना है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो एक्सपेक्ट तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एज अ लाइट वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन अनदर मीडियम विद द सेम स्पीड। ये हमें पता है कि सेम स्पीड से अगर डिफरेंट मीडियम है तो सेम स्पीड से लाइट कभी भी मूव नहीं कर सकती उसके अंदर। तो ड्यू टू प्रोवाइडिंग द ऑब्स्ट्रक्शन बाय द अनदर मीडियम, क्योंकि दूसरे की डेंसिटी अलग होगी तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन फील करती है लाइट रेज, तो वो किसी ना किसी एंगल पे डिफेक्ट होती हैं, क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द बीइंग रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। सो जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द अनदर मीडियम डायरेक्शन हैव टू चेंज। तो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करने से पहले ही क्या होता है कि उसको अपना डायरेक्शन को चेंज करना होता है टू कीप इट्स वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू कांस्टेंट रखनी पड़ती है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये इसको कांस्टेंट रखना होता है दिस वन। दैट्स व्हाई उसको मेंटेन करने के लिए वो डायरेक्शन को चेंज करती है, और इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रैवल करती है फास्टर इन एयर देन वाटर या फिर ग्लास के कंपेरिजन में। तो एयर में स्पीड से 3 × 10 की पावर, वाटर के अंदर 2.25, ग्लास के अंदर 2 × 10 की पावर 8। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम से अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो रेयर से डेंसर की साइड जाएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, तो ये बेंट टुवर्ड्स दी जाने की स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट रिफ्रैक्शन होने, मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से इट मूव और बेंट टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और सेम केस में अगर रे डेंसर से रेयर की साइड आएगी तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फाइन, तो ये इक्वेशन में मेंशन किया हुआ है। आप डायग्राम जरूर बनाएं, जहाँ जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं वहाँ पे डायग्राम्स बनाना है, ताकि आई हैव ट्राइड कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स शो कर दूँ, क्योंकि डायग्राम्स ना ये रियलिस्टिक लगते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में, और आपको ईजी भी हो जाता है कि हाँ, और नॉलेज का भी पता चलता है। अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हो तो वेरी बेनिफिशियल फॉर द मार्किंग, कि आपको अगर मार्क्स बढ़ाने तो डायग्राम मस्ट साइंस है। इफ द इंसिडेंट रे falls normal to the surface of the glass where there is no refraction or bending of light and it goes straight। अगर हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ही पास करती है, जैसे हमारा डायग्राम है, अगर हमारी रे यहीं से पास होती है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगी, इसमें कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट्स हो जाएंगे आप सभी को। अगला है हमारा, ये टेबल दी गई है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सप्लेन व्हाई केरोसिन जो है वो ऑप्टिकली डेंसर कंसिडर किया जाता है वाटर से, जबकि उसकी मास डेंसिटी लोअर होती है वाटर से। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेशो हमें पता ही है, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दैट इज c by n is equals to c, क्या था ये ना, ऐसी। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें सभी का, तो केरोसिन का क्या है 1.4, ठीक है। दूसरा हमारे पास वाटर में, वाटर का क्या है 1.33, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका अगर मास डेंसिटी देखा जाए तो वो कम होता है वाटर के कंपैरिजन में, वाटर का ज़्यादा होता है। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखें तो ये इससे कम है। क्यों? क्योंकि इस कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए जो ऑप्टिकली डेंसर है ना केरोसिन, इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो मेनली क्या बताती है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्लो डाउन द लाइट, देयरफॉर जो लाइट ट्रेवल करेगी वो स्लोअर होगी, डेंस है तो स्लोअर तो लाइट जाएगी उसके अंदर ना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका हाई हो जाएगा, डिस्पाइट वाटर की जो है हायर मास डेंसिटी होती है। मतलब ये ज़्यादा मैटर नहीं करता अभी इस कॉन्सेप्ट को इंटरफेयर करने के लिए। नेक्स्ट इसका जो अभी तक पढ़ा उसका थोड़ा सा ग्लिम्स है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अभी इसमें क्या है कि फंडामेंटल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया है। कीज एंड लॉज एंड इंडेक्सेस क्या होते हैं, जो द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है,
ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं, sin i बाई sin r इक्वल टू m, जो कि कॉन्स्टेंट रहता है। और हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने डिस्कस कर लिया, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल में डिस्कस कर लिया, जो आपको याद करनी पड़ेंगी मेन चीज़ें तो सारी देखनी पड़ेंगी। अगर डायमंड का सबसे ज़्यादा, या डायमंड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, क्यों होती है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें जितनी ज़्यादा हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी स्लो स्पीड होगी लाइट की, उतनी ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। किस बेसिस पे? उनकी शेप के बेसिस पे। उनका एक्शन होता है पैरेलल रे ऑफ लाइट पे, और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और उनको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यही देख लेते हैं पहले, जो हमारे कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस जो है, उनके अंदर क्या होता है, जब पैरेलल रेज मीट करती हैं तो जो लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है वो एक सिंगल पॉइंट पे होती है, लेकिन दैट मीन्स देयर इज कन्वर्जिंग हो रही है लाइट में। लेकिन जो दूसरा केस होता है तो इसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज है वो सेपरेट अपार्ट होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए कि ऐसे आके और फिर स्प्रेड आउट, फाइन। यहाँ पर हमारा मिरर लेंस है, तो इसी का क्या कहेंगे कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है मिरर या लेंस के ऊपर, तो क्या होता है कि वो स्प्रेड करती हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन से, रेस्पेक्टिवली मिरर और लेंस से। तो अपीयर होता है कि वे ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, जिसमें यहाँ अपीयरेंस दिखता है कि वो किसी पॉइंट से, जैसे ये। कन्वेक्स में क्या हो रहा है कि ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं जो कि यहाँ पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही हैं डायरेक्टली। बट इसमें क्या होता है, ये उल्टा बना दिया इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से रे आ रही है, यूजुअली ऐसे रहेगा बंधन में, अगर यहाँ से रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ऐसे, तो ये डाइवर्ज हो रही है ना, अगर ऐसे आ रही है रेज से, तो ये अपीयर होते हैं कि किसी यहाँ पॉइंट से, दैट इज डाइवर्जन। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचर पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस। ड्रॉ करना है हमें डायग्राम, ये कैसे क्या है, कौन से, अभी पहले हमने मिरर पे किया था, अभी हमारा है तब कनकेव मिरर पे किया था, अभी कन्वेक्स लेंस पे। तो इसकी कंडीशन है, अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। F2 इज कहाँ पे, अगर हमारी इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज F2 पे बनेगी, फेयर इट इज। और आई डिमिनिश्ड होगी, हमें समझ में आ रहा है कि पॉइंट पे तब रेज जो है वो आके कन्वर्ज हो जाएंगी, तो हमारी पॉइंट साइज डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट हो जाएगी, रियल होगी पर इन्वर्टेड होगी इमेज। अगर बियॉन्ड 2F रखें, 2F के बाद रखिए अगर हमारी इमेज ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि जो उसकी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। रियल और इन्वर्टेड, सारे रियल और इन्वर्टेड ही है जैसे उसमें था, बस एक कंडीशन में वर्चुअल और इजेक्ट इमेज बनेगी, कब, जब वो फोकस्ड और सेंटर ऑफ ओरिजिन पे के बीच में प्रेजेंट होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप डायग्राम्स देख सकते हो कि किस किस में, इसमें F1 F2 पे है तो यहाँ पे F2 पे ही बन रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ये कंडीशन इम्पोर्टेंट रहती है और एक ये वाली कंडीशन इम्पोर्टेंट रहती है, जब सेम साइड में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बताना है, अगले जब लेंस पढ़े हैं उनकी पावर क्या होती है, वो किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, और उसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर है, ठीक है। अगर कोई ऑप्टिशियन है जो स्पेक्स बनाते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं करेक्टिव लेंस प्लस 2 पावर के डायोप्टर के, तो हमें बताना है नेचर ऑफ लेंस और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एक्सप्लेन करना है एडवांटेज कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है लेंस पावर की, और वो किस तरीके से डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हेल्प करती है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है हमारा पावर ऑफ लेंस, और इसकी यूनिट डायोप्टर क्वेश्चन में मेंशन है। कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी कि अगर हमारे पास पावर ये दे रखी तो ये 2.5 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2.0 टाइप ऑफ गया, टाइप ऑफ, ये 2.5 है, आप 2 से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2.5 से हो, बट अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप इससे समझ जाओ कि 2.5 से 2.5 डायोप्टर हमें पावर चाहिए, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी -40 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारे कनकेव लेंस होते हैं ना, जो कनकेव लेंस होते हैं उसमें जो इमेज बनेगी उस हिसाब से, अगर हमारी लेफ्ट साइड में डिस्टेंस आ रहा है इमेज फॉर्मेशन का,
तो ये माइनस में ली जाएंगे हमेशा। इसके बारे में डिटेल में मैंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव ली जाएंगे और कौन सी वैल्यूज नेगेटिव ली जाएंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी दो लेंस को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उनकी जो पावर है वो नॉर्मल इंडिविजुअल पावर है, उनका एल्जेब्रिक सम से ही आप नेट पावर निकाल सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो लेंसेज अगर हमें बनाने हैं तो वो उसको आसान कर देता है क्योंकि हम इजीली पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने ये लेंस के साथ ये लेंस मिलाया तो उससे आपको कोई इशू नहीं होगा उसकी पावर को कैलकुलेट करने में। दैन जैसे इसकी एडवांटेज भी पूछी गई है क्वेश्चन में, तो ये कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन देती है क्योंकि आई टेस्ट के दौरान वो क्विकली फाइंड कर सकता है करेक्टिव पावर क्या होगी बाय एडिंग द लेंसेज किसी अननोन पावर की। इम्प्रूव करता है इमेज शार्पनेस। अगर हमें पता होगा एक्यूरेसी तो हम इजीली कंबाइन करके और शार्पनेस इंक्रीज कर देंगे, क्लैरिटी इंक्रीज कर देंगे, जो फाइनल इमेज भी क्रिएट होंगी उसमें। मिनिमाइज करता है ऑप्टिकल डिफेक्ट कम हो जाएंगे क्योंकि अगर शार्पनेस बढ़ेगी तो डिफेक्ट कम हो जाएंगे। जैसे डिफेक्ट्स मिनिमाइज कर देंगे। इंक्रीज मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा जिसमें मल्टीपल लेंसेज लगा के हम माइक्रोस्कोपिक व्यू ले सकते हैं, टेलीस्कोपिक व्यू ले सकते हैं इजीली टू अचीव हायर मैग्निफिकेशन। देन एक लेंस से हमें इतनी हाई मैग्निफिकेशन कभी भी नहीं मिल सकती जो कि मल्टीपल लेंसेज यूज़ करके हाई मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हैं ना सिंगल लेंस को यूज़ करके। असेंशियल होता है मॉडर्न डिवाइसेज जैसे हमारे कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हो। अगला क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहलाते हैं, डिफाइन करो कनकेव मिरर क्या होता है। नीट डायग्राम शो करो कि भाई कनकेव मिरर क्या है क्या नहीं है कैसे क्या है। तो क्वेश्चन में मेनली एक चीज़ ये पूछी गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन करेगी ये एक्सप्लेन करेंगे। तो दैट विल बी सेम ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर को डिफाइन करेंगे कि एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, इसकी वजह से ये कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सारी रिफ्लेक्शन के वजह से सारी कन्वर्ज होकर मिल जाते हैं एक पॉइंट पे जिसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और कन्वर्जेंस जो हैपन हुआ है वो बिकॉज द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मस्ट बेंड करेंगी टू मेंटेन एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हम सबको पता है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आई जो है वो इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर इस डायग्राम में देखिएगा एंगल आई और एंगल आर क्या है, इसमें नॉर्मल क्या है इसमें ये एंगल बराबर एंगल आई और एंगल। अब कैरेक्टरिस्टिक पूछिए कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि जो इमेज फॉर्म हो रही है सीधे तो उसकी फॉर्म सेंटर कर्वेचर पे होगी और जो इमेज होगी वो रियल होगी इन्वर्टेड होगी लेकिन और इंटरसेक्ट करेंगे दोनों इन फ्रंट ऑफ द मिरर। साइज होगा उसका एग्जैक्टली इक्वल होगा ऑब्जेक्ट। स्टेट करना है हमें द मिरर फार्मूला एंड द मैग्निफिकेशन फार्मूला। डिफाइन करना है दोनों का मिरर फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है। आगे मिनट के बाद में पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका आंसर डिटेल कैसे लिखेंगे, जो मिरर फार्मूला है हमारा जो मिरर फार्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में ऑफ द स्फेरिकल मिरर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ पे। तो इसको किस तरीके से फ्रेम आउट किया जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस में 1/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन मिलेगा हमें। अगर ऑब्जेक्ट छोटी बनेगी तो माइनस में होगा आंसर और अगर ऑब्जेक्ट लार्ज बनेगी तो पॉजिटिव। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दिया गया कि कोई एक 4 सेंटीमीटर हाइट की ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी हुई है फ्रॉम द कनकेव मिरर। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। कैलकुलेट करनी पोजीशन इन द हाइट ऑफ द इमेज और इस नेगेटिव साइन का मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करता है। अब हम अगर डायग्राम बनाएं, हमारा कौन सा कनकेव मिरर दिया हुआ है, ये कनकेव मिरर। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है
यहाँ पे एस है, यहाँ पे सी। हमारी ऑब्जेक्ट है सेव, तो यहाँ पे रेज पास होंगे। कम बैक टू द फोकस। ये रे पास हुई, उसके बाद एक रे पास हो गई हमारी, तो उससे हमारी क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि वो कहाँ से बनेगी। एक यहाँ से रे जाते, एक आई थिंक फोकस से करने के लिए, तो हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। तो इतने आप फॉर्मूला बिल्ड कर लो, सोल्व कर लो कि हाइट दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्लस की, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -30 और फोकल लेंथ है हमारी -20। तो फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -60। दैट इज ऑब्वियस फ्रॉम द ये डायग्राम सही नहीं बना हुआ, तो जो लगभग इसका एंगल बैठेगा ना इमेज फॉर्मेशन का, वो लगभग यहाँ जैसे क्या होगा, नेगेटिव साइन आया है। दैट मीन्स जो हमारी इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर की फॉर्म हो रही है। हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे तो हमारे पास ये हाइट ऑफ इमेज के लिए डिस्टेंस इमेज का हो जाएगा, अपॉन में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सॉल्व किया गया था 8 सेंटीमीटर माइनस, दैट मीन्स इट्स इन्वर्टेड इमेज। सॉरी इन्वर्टेड क्यों, इसमें क्या है, अगर नेगेटिव साइन आया है हमारा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। Conversion is a positive magnification would signify a virtual and erect. ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, तो इमेज में तो बनेगी नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारी, वर्चुअल आएगी तो हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। अब ये जैसे मैंने बताया था कि मैंने टेबल मेंशन की हुई है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा और ऑलवेज नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस क्या होगी, रियल इमेज भी तो लेफ्ट और डायरेक्शन ओरिएंटेशन है, और वर्चुअल इमेज बनी तो राइट। नेगेटिव साइन अगर देखा जाए तो रियल के लिए और पॉजिटिव वर्चुअल के लिए। ऐसे ही फोकल लेंथ का देखेंगे और मिरर्स का, ठीक है, ये याद कर लेंगे टेबल। इसके बाद हमारे नेक्स्ट है कंपेयर मायोपिया हाइपरमेट्रोपी। इनके सिम्टम्स क्या हैं और इनके कॉजेज क्या हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या हैं और इनके करेक्टिव लेंस कौन कौन से हैं। तो इसको हमने इस तरीके से कंपेरेबल फॉर्मेट में लिखा है। तो सिम्टम क्या होगा कि जब किसी को ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियर है लेकिन डिस्टेंट वाले ब्लर दिखे, और अपोजिट इसमें जो डिस्टेंट की क्लियर दिखे और नियर बाय के ब्लर दिखे। कॉज क्या होगा, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा आई लेंस का, इलोंगेशन ऑफ आई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आई लेंस है वो फ्लैट हो जाएंगे और टू शॉर्ट हो जाएंगे। अगर फोकस देखें तो इसका इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाता है, अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो इसमें बिहाइंड द रेटिना बनता है। इसमें कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस यूज़ करेंगे जो डाइवर्ज करके लाइट को भेजेंगे, जिससे जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर होगी, ठीक है, और इसमें कन्वर्ज होके जाएंगी ताकि रेटिना से दूर जो है वो रेटिना। करेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, कनकेव मिरर यूज़ किए सुटेबल फोकल लेंथ के, इससे क्या होगा, डाइवर्ज कर देंगे जो इनकमिंग पैरेलल रेज है, इससे जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे होती है। पास थ्रू द उसकी पावर को, हाई पावर लेंस को, this divergence ensure that after passing through the high power eye lens the ray converge exactly on the retina rather than in front of it। अगर हम करेक्टिव देखेंगे तो उससे क्या होगा कि कन्वर्ज करवा देगा और रेटिना पे ही बनेगी rather than in front of it। ये प्रेस्क्राइब जो कि ओल्ड एज डिफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि आंखों की मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, स्टिफ लेंथ हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको आँख का देखने में भी दिक्कत होती है और दूर का देखने में भी दिक्कत। अगला है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। सनराइज पहले क्यों दिखाई देता है और सनसेट रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, तो एक्सप्लेनेशन अभी देखेंगे हम। तो वाई डू स्टार्स ट्विंकल वाइल प्लैनेट्स तो नहीं ट्विंकल करते हैं और स्टार्स भी करते हैं। स्टार्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है मेनली जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो पॉइंट सोर्स होते हैं और इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा फार होता है।
तो क्या होता है कि जब लाइट रेज जो स्टार लाइट जो एंटर करेगी अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसको बहुत सारी लेयर्स के थ्रू पास होना पड़ता है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं और डेंसिटी होते हैं, जिससे कॉन्स्टेंटली उसका जो एंगल है वो चेंज होता आता है ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर और डेंसिटी लेयर्स की। तो इससे क्या होता है कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती हुई आती है, इसकी वजह से हमें उसकी पोजीशन और ब्राइटनेस फ्लक्चुएट होती हुई दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा पास होते हैं स्टार्स के कंपैरिजन में, तो वो एक एक्सटेंडिंग सोर्स की तरह काम करता है, तो उसके मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ हो जाएंगे, उसके ऊपर लाइटें जग रही हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो सकते क्योंकि डिफरेंट पॉइंट से आ रही है, और वो एवरेज आउट होकर जीरो हो जाता है और वो नलीफाई कर देता है प्लेन के इफेक्ट को। नेक्स्ट हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बेसिस पे हमारा ब्लू स्काई दिखाई देता है और रेडिश सन दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्लू स्काई कैसे दिखाता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जिसमें लाइट स्कैटर होती है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो मोर इफेक्टिवली हमारे तक रीच कर पाता है लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेज है उनसे, तो हमारी जो आइज है वो परसीव करते हैं स्कैटर्ड लाइट, जिसकी वजह से हमें स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। रेडिश सन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन जो होता है वो सनलाइट जब ट्रैवल करके आती है लॉन्ग डिस्टेंस पे तो थिक एटमॉस्फेयर, तो जो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट है वो स्कैटर कर जाती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की है वो ही हमारी आंखों तक पहुँच पाती है, और दोपहर में सन का जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाता है, तो स्कैटरिंग लाइट ब्लू लाइट कम हो जाती है और हमें वाइट लाइट अपीयर होती है। अब ये इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रखा है कि डेंजर साइंस में हम रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर फॉग या स्मोक हो तो रेड जो है वो लेस स्कैटरिंग शो करता है, तो जैसे हम वो कलर सन से देख सकते हैं किसी डिस्टेंस पे भी आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करो टाइप्स ऑफ मिरर या लेंसेज के एप्लीकेशंस को, और वो किस तरीके से यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लासेस और करेक्टिव लेंस में यूज़ चलते हैं। ये पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। सोलर पैनल्स हम पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल मिरर व्हीकल्स में यूज होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस का हम पढ़ते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस कहते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, तो हमें वर्चुअल और इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी सेम टाइम। तो इस बेसिस पे हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यूज़ कर लेंगे कि हम उसको फोकल लेंथ और उसके ओरिजिन ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के और वहाँ से हम इमेज फॉर्मेशन करा देंगे, जिससे हमें हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। एल्डरली है उनका नियर विजन करेक्शन किस तरीके से करते हैं, कनेक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। प्रेस बायोपिया होता है क्योंकि उनका लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन हो जाता है एज के साथ में, और उसका करेक्ट इमेज में कनेक्ट लेंस को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आई का फोकस है इमेज पे वो नियर बाय ऑब्जेक्ट का पीछे होने की बजाय सेटिंग अप हो जाता है, तो वो क्लियर देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्स कर जाना लाइट का, और एक्सप्लेन करना है वाइट लाइट का डिस्पर्जन ग्लास प्रिज्म के एग्जाम उसके डायग्राम के हेल्प से, और वाई डू डिफरेंट कलर बेंड एंड डिफरेंट एंगल। और ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से बेंड हो रहे हैं। तो डिस्पर्सन का फिनोमिनन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। वाइट लाइट किससे फॉर्म होती है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि होते हैं जिसको हम बिग ब्योर के नाम से जानते हैं। इसमें कलर होता है एज मैंशनड व्हेन इट पासेस, जब वाइट लाइट पास थ्रू होती है किसी ट्रांसपेरेंट डिस्पर्सिव मीडियम से, जैसे कि हमारा ग्लास प्रिज्म हो गया, तो क्या होता है कि बैंड ऑफ कलर्स जनरेट होता है, जिसको क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम। जब वाइट लाइट एंटर करती है सरफेस में प्रिज्म के में, तो वो बहुत मल्टीपल रिफ्लेक्शन फेस करती है, स्प्लिट होती है, और डिफरेंट अपने कंपोनेंट कलर में ब्रेक बन जाती है, और उसके ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर जो लाइट एग्जिट करती है सेकंड सरफेस से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है दोबारा से, और इंक्रीज कर देती है सेपरेशन बिटवीन द कलर। तो सबसे ज़्यादा बैंड कौन होता है, वायलेट, और सबसे कम बैंड कौन सा होता है, रेड। अब रिफ्लेक्ट कोर्स क्या होता है डिस्पर्जन का, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसी भी मटेरियल का जैसे ग्लास का, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट कलर के, इस वजह से अलग अलग एंगल पे अलग अलग कलर डिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, तो वायलेट है उसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है हाई, दैट मीन्स हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और सिमिलरली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले की लीस्ट लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाता है, तो लीस्ट बैंड होता है। ओके, so that is it for today's video. Hopefully you enjoyed the whole chapter of light, and thanks for watching. कोई queries regarding this chapter या कोई और questions आप जिनका रिविजन करना चाहते हो कमेंट डाउन कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब if you like the video. Do support, do motivate me towards making much more good content for you. Thank you.